वेलकम टू पार्ट टू ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी इनकम। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं इस चैप्टर को सीधा से आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ और वहीं से हम लोग की चैप्टर में कराता हूँ। सो लेट मी जंप इनटू द नोट्स। तो जी आज का टॉपिक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैश बेसिस। देखिए पार्ट वन में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और यहाँ पे लाइक बहुत सारे प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का पढ़ा था। आज हम जो एक्सपेंडिचर हम जो प्रॉपर्टी इनकम पे मतलब प्रॉपर्टी पे करते हैं उस पे हम वो स्टडी करने जा रहे हैं और जो कैश बेसिस है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कैश बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर टैक्स पर्पसेस। तो कुछ भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता इन कैश बेसिस में। प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी हम डील करते हैं उस पर कोई कोई फर्क नहीं होता बेसिकली रेवेन्यू एंड कैपिटल। मैं समझा देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई घर है, घर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है जी, छोटा सा घर बना लेते हैं। बचपन में हम बनाया करते थे। चलिए ये घर बन गया हमारा। अब मान लीजिए घर का ना कोई फ्लोर खराब हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फ्लोर रिपेयर करवाया। ठीक है, फ्लोर आपने रिपेयर करवाया तो ये तो आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें एक एक्स्ट्रा रूम बनवा दिया। ये क्या कराया आपने, रूम बनवा दिया। ठीक है, या आपने कोई किचन बनवा दिया, आपने कोई बाथरूम ऐड करवा दिया, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझिए इससे क्या हो रहा है, ये आपका जो प्रॉपर्टी है ओवरऑल इनहेंस हो रहा है। ठीक है, यानी इंप्रूवमेंट आ रही है आपकी प्रॉपर्टी में ना। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, ये वर्क हम ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वर्केबल कंडीशन है आपका प्रॉपर्टी उसमें आ पाए, है ना। अब खराब फ्लोर कौन लेगा रेंट पे, कोई नहीं लेगा। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल इसका व्हाइट वॉश खराब हो गया। ठीक है, तो आप इससे व्हाइट वॉश करा रहे हो तो ये तो आपका रिपेयर एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए छत पे आपने कोई फॉल्स सीलिंग कराई तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रेवेन्यू मींस रिपेयर व्हिच इज रिस्टोरिंग एन एसेट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, है ना। ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए हम जो खर्च करते हैं वो हमारा रिपेयर हो जाता है। लाइक capital overall capital expenditure means overall improvement of an asset or expenditure made to make property suitable for renting। या तो देखिए कोई ऐसा ओवरऑल आपने कोई चेंजेस कर दिए अपने प्रॉपर्टी में, कुछ एक्सपेंस कर दिए, या फिर आपने लेटिंग के कंडीशन, फॉर एग्जांपल आपके घर में भाई सीढ़ी नहीं था, है ना, तो अपने कोई स्टेयर केस अपने स्टेयर बनवा दिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट नहीं है ना, तो आपने या फिर उसमें एस्केलेटर नहीं है, तो हो सकता है उस वजह से कोई चढ़ नहीं रहा रेंट पे, है ना, तो आपने वो बना दिया। तो ये सारे क्या है, इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। तो ये सारे जो इम्प्रूवमेंट वाले जो एक्सपेंडिचर वो कैपिटल होता है, बाकी सारा रिपेयर होगा। ठीक, समझ गए। तो जनरली जब हम कैश बेसिस पे करते हैं तो जो इक्विपमेंट हम जैसे प्रॉपर्टी में जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कोई सफाई का इक्विपमेंट हो गया, ये सब हम परचेज करते हैं, और या कोई प्लांट एंड मशीनरी में या जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू में। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अलाउड। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपने कोई इंप्रूवमेंट कराया है वो उसके खर्चे हम अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हमारे बिल्डिंग पे होगा वो हम अलाउ करते हैं। ठीक है, हम लैंड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही करेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे। अब लैंड पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसा होगा इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। कुछ स्पेशल रूल फॉर कार्स एंड डोमेस्टिक आइटम्स लाइक फर्नीचर। तो कार्स और डोमेस्टिक आइटम्स जो है हमारे एसेट्स एक तरह से हैं, उसके लिए अलग अलग कंप्लीट कुछ स्पेशल रूल्स है। कार्स के लिए तो ये कैपिटल अलाउंस फॉर द कॉस्ट ऑफ रनिंग for the cost of cars running it in business like fuels, insurance and alternatives। देखिए अब कार्स पे दो एक खर्चा हो सकता है कि भाई उसको रनिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कार ली। ठीक है, आपने कोई फोर व्हीलर लिया, इसमें पहिए लगा देते हैं और यहाँ पे इसका स्टीयरिंग, ये मान लो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने ये कार लिया, आपने एक कार ले लिया। अब ये कार है, ठीक है, आपने इसको 100,000 दे के लिया। अब मान ले ठीक है, और इसमें उसके बाद आप डीजल, मान लीजिए डीजल फ्यूल आप मान लीजिए पर मंथ $500 आप मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, आप गाड़ी लोगे तो, है ना। इवन ईयर का है मान लीजिए 500 का, ये 600 का मान लेते हैं इंश्योरेंस या और भी कोई खर्चा। ठीक है, तो ये आपने किया हुआ है। तो अब ये या कोई आप रिपेयर करा रहे हैं, कोई कुछ दिक्कत आ रही है आपके इसमें, तो रिपेयर वगैरह करा रहे हैं, तो मान लीजिए $400 का ये रिपेयरिंग कॉस्ट मान लेते हैं।
तो ये देखिए, ये जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, ये तो ये इससे वर्केबल कंडीशन में लाने में कर रहे हैं ना, तो एक तो से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लस आपने जो ये लिया हुआ है ना 1 लाख रुपए का, मान लीजिए अब, वैसे तो मान लीजिए अब वो ये कार अब कितने, इसको बहुत टाइम तक यूज हो सकता है, तो इस साल हम इस 1 लाख में से कितना खर्चा बनेगी भाई, इतना 1 लाख में से इतना कार यूज हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए 20%, तो 20% 1 लाख का क्या हो जाएगा, 20,000, तो 20,000 का मैं मेरा ये भी यूज हो गया कार भी, तो ये सारा एक्सपेंडिचर में अगर जोड़ दे तो ये 1,1500, तो ये क्या हो जाएगा 21,500 का हमारा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हुआ है हमारे कार में, ठीक है। ये हमारे कार में इतना है, हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये, ठीक, या फिर अल्टरनेटिवली HMRC अप्रूव्ड माइलेज रेट इंस्टेंट, तो या तो ये एक्सपेंडिचर हम भाई क्लेम करेंगे, ठीक है, जो हमने खर्च किया इस जो हमारा कैपिटल यानी जो हमारा जो कार्स पे रहा उसको रनिंग कंडीशन में प्रॉपर यूज करने में कितना खर्चा है वो, या फिर जो हमारा HMRC ने जो रेट हमें दे रखे हैं, जैसे रेट क्या दे रखे हैं, फर्स्ट 10,000 माइल्स के लिए 45p पर माइल, तो ये पाउंड का जो कोई स्मॉलर डिनोमिनेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है सर, डॉलर का तो सेंट होता है, वैसे पाउंड का मेरे ख्याल से पेंस होगा, मैं इसको 45p को पेंस बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ और होगा तब करेक्शन कर लीजिएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट 10,000 माइल्स अगर आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं कार को, तो आप 45 पेंस पर माइल आपको एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, और 10,000 से ज़्यादा पे 25 पेंस पर माइल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, मान लीजिए आपने साल भर में गाड़ी चलाया 6,000 माइल्स, ठीक है, 6,000 माइल्स चढ़ाया, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सपेंडिचर आया 21,500, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये किया, अब 6,000 में से पहले आपके 10,000 है, उस पर क्या देंगे 45 टेंस है ना, या आप कह सकते हैं 0.45 पाउंड है ना, 0.45 पाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4500, तो दिस मच चाहिए 10,000 पे। अब 10,000 से जो ज़्यादा है यानी 5,000, 6,000, 10,000, 6,000, नहीं मैं 60 मान लेता हूँ ना फिर, 60, तो ये 50 बच गया, 50, तो 50 में क्या लगेगा पॉइंट, ये है ना, दिस मच पाउंड, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक 25, तो ये हो जाएगा आपको, अब ये टोटल हम कर लेते हैं 12,540, तो ये हो जाएगा 17,000 पाउंड विद दिस रेलवे एक्सपेंस। तो अब डिपेंड करता है आप ये क्लेम ले लें या तो हम ये क्लेम ले लें। अब क्वेश्चन में जो बोला रहेगा या तो बोला रहेगा तो हम वही करेंगे, ठीक है। अगर बोला जाएगा कि HMRC जो हमें जो भी अप्रूव कर रखा है लिमिट वो लीजिए, एक कैपिटल अलाउंस लीजिए, तो वो हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कुछ नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं बोला रहेगा क्वेश्चन में तो हम तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, बट ठीक है चलिए फिर हम देखते हैं, बट तो कुछ नहीं, हम आगे करते हैं। समझ गए आप ये दोनों क्या था, कार्स पे कैसे अलाउंसेस हमें अलाउड होते हैं। फॉर डोमेस्टिक आइटम्स लाइक फर्नीचर इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज इज नॉट अलाउड। जैसे कार्स पे तो हमने देख लिया है ना, पहले लैंड एंड बिल्डिंग पे देखा भाई क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने देख लिया, कार्स पे देख लिया हमने। अब देखेंगे हम जो भी हमारे घर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें डोमेस्टिक आइटम्स है, ठीक है। उसके हम देखते हैं उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर है, क्या क्या उसमें अलाउड है। फॉर डोमेस्टिक आइटम्स लाइक फर्नीचर इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज नॉट अलाउड। तो जो भी आप फर्नीचर अपने अपने लाइक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए खरीद रहे हैं उसके जो अपने प्रॉपर्टी वगैरह सॉरी जो फर्नीचर वगैरह आपने लिया है, जो आप डोमेस्टिक आइटम लेंगे जैसे फर्नीचर हो गया, वार्डरोब हो गया, आप कर्टेंस लेंगे, आप मान लीजिए मैट लेंगे जो आप फ्लोर बना लेंगे, या किचन आइटम्स लेंगे, आपने कोई इलेक्ट्रिक आइटम फिट किया है, स्विचेस वगैरह, ये सारे क्या होगा जनरली अलाउड नहीं होगा, ठीक है। टेबल आपने कोई लिया है, कोई लैंप लिया है, तो सारे डोमेस्टिक आइटम्स है। तो ये क्या होगा जो इनिशियल कॉस्ट आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई अलमीरा लिया 1,000 पाउंड का, तो वो आपको जो इनिशियल पहली बार आपने जो खरीदा वो कॉस्ट आपको अलाउड नहीं होगा रिडक्शन में, ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, बट रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउडेबल, ठीक। लेकिन आप जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा ना वो अलाउ होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया फर्नीचर, आपने लिया मान लीजिए बेड, ठीक है। अब इनिशियली इनिशियल परचेज जो आप करेंगे बेड का, यानी इनिशियल परचेज मतलब फर्स्ट टाइम परचेज, ये क्या होगा नॉट अलाउड, ठीक। लेकिन वही अगर आप उसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं
अब रिप्लेसमेंट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वर्क कंडीशन में नहीं है या फिर वो अवेलेबल नहीं है टू यूज़, तो उसका रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। मान लीजिए आपने ये लिया था 1000 पाउंड का, ठीक, तो आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो भाई आपको ना रिप्लेसमेंट कराएंगे तो आपको 1000 का ना डिडक्शन अलाउड होता है। अलाउड एक्सपेंडिचर आपको 1000 पाउंड का मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको बेशक आपने जैसे ये है, ठीक है, अभी चाहे आप उसको 2000 का ले लें पाउंड का, चाहे वो 5000 का ले लें, 2000 का खरीदें तभी आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट था या जो उसी स्टैंडर्ड का जो अभी रेट है, ठीक है। जैसे 1000 का मैंने स्टार्टिंग में लिया था, अभी उसी चीज एग्जैक्टली उसी आइटम का प्राइस में मान लीजिए 1500 है, ठीक है। इन्फ्लेशन हो गया भाई, 5 साल बाद मैं चेंज करा रहा हूँ तो 5 साल में 1000 रुपये का आइटम था 1500 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस और ठीक है, तो मैं 1500 का ना क्लेम अभी भी ले सकता हूँ, यानी जो सेम स्टैंडर्ड है ना, जो सेम स्टैंडर्ड का पहले बेड था उसी स्टैंडर्ड का जो बेड है उसका कॉस्ट मुझे अलग होगा। अगर मैं उसको रिप्लेस करा रहा हूँ, मान लीजिए खराब हो गया, यूज में नहीं आ पा रहा है, तो मैं नया बेड परचेज करूँगा तो उसमें मैं ये 1500 का मैं अलाउ ले, मतलब एक्सपेंडिचर ले सकता हूँ। मान लीजिए कोई आपका सोफा है, ठीक, या मान लीजिए आपका कोई रेफ्रिजरेटर है, आपने इनिशियली इसको बाय किया था मान लीजिए 2000 पाउंड का, ठीक, बट आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं आप उसको रेफ्रिजरेटर प्लस डीप फ्रीजर, ठीक, ठीक है, और आपने इसको बाय किया भाई 3000 पाउंड का, ठीक, एग्जैक्टली मुझे कॉस्ट नहीं पता, मैं जूम कर रहा हूँ उसी प्राइस। तो देखिए 3000 पाउंड का हमने क्या, ओरिजिनल हमने बाय किया था इसको 2000 रुपये का, 2000 पाउंड का, बट अभी क्या हमने बाय किया 3000 पाउंड का, मैंने डीप फ्रीजर साथ में रेफ्रिजरेटर तो था ही नॉर्मल, और उसके अलावा उसमें डीप फ्रीजर का भी ऑप्शन था, तो मैंने वो अभी बाय कर लिया 3000 रुपये का। लेकिन वही रेफ्रिजरेटर का जो उसी स्टैंडर्ड का था उसका प्राइस अभी होगा, मान लीजिए सेम स्टैंडर्ड का जो प्राइस होगा वो होगा मान लीजिए 2500 पाउंड, तो मेरे कुछ अलाउड डिडक्शन होगा, अलाउेबल डिडक्शन होगा 2500 पाउंड पाउंड रहेंगे, ना कि 3000। मैंने ऐसा एक्सपेंडिचर तो किया 3000 का, सेम स्टैंडर्ड का अगर मैं फ्रिज लेता, मैं रेफ्रिजरेटर लेता तो 2500 में आ जाता, 2500 पाउंड में आ जाता, वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं पाउंड समझता आपको, तो 2500 पाउंड में 2500 पाउंड में मुझे ये मिल रहा था, तो मैं 2500 ही मैं क्लेम ले सकता हूँ, डिडक्शन ले सकता हूँ, ठीक है, 3000 का नहीं, ठीक। चलिए ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, बात नहीं है ना। For domestic items like furniture, initial cost of purchase is allowable, but replacement expenditure is not allowed, and but replacement expenditure is allowable. Replacement relief is available for like movable furniture, like कोई आपका movable items है, furniture like बेड्स है ना, बेड भी मूवेबल होता है, लेकिन अगर फिक्स बेड है आप मूव नहीं कर सकते तो अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि फिर वो तब बिल्डिंग का ही पार्ट मान लिया जाएगा ना, बेड अगर आपका फिक्स्ड है तो वो बिल्डिंग का ही पार्ट मान लेंगे, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, हम कैपिटल को अलाउड नहीं करते हैं। वार्डरोब भी एक तरह से फिक्स नहीं होता जनरली, अगर फिक्स होता तो हम अलाउ नहीं करेंगे, मूवेबल होना चाहिए फर्नीचर आपका, बेड वार्डरोब ये सब या कैंप टेबल वगैरह सब। मूवेबल में ध्यान रखिएगा जो भी आपका आइटम होगा वो हमेशा मूवेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका मान लीजिए हीटर है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा है जैसे गीजर है, गीजर अगर फिक्स्ड है आपके उसमें आपके बिल्डिंग में वो रिमूव नहीं हो सकता, फिर उसका कॉस्ट हम अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन अगर मूवेबल होगा तो हम अलाउड कर देंगे, ठीक है। और फर्निशिंग बेड लिनन कर्टेन कारपेट्स, तो कारपेट कंटेंट ये सारी चीजें, बेड लिनन ये सारे एक्सपेंडिचर हम अलाउ करेंगे, इनके रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। इनिशियल परचेज का कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, सॉरी इनिशियल परचेज नॉट रिप्लेसमेंट सेम स्टैंडर्ड का अलाउड, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। किचन वेयर लाइक डिनर कटलरी है, ठीक है, या हाउस होल्ड आइटम्स लाइक टीवी फ्रिज फ्रीजर्स, ये सारी चीजें हम रिप्लेसमेंट में अलाउ करेंगे, बट इनिशियल परचेज अलाउ नहीं करेंगे। रीडेकोरेशन इज लाइक रिप्लेसमेंट एंड अलाउड। आप कुछ रीडेकोरेशन किचन का रीडेकोरेशन करते हैं, बेडरूम का डेकोरेशन करते हैं, तो वो सारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के जैसे ही ट्रीट होगा, वो सारा का सारा अलग होगा, ठीक है।
रिप्लेसमेंट आइटम का मतलब है न्यू, जो भी आप रिप्लेसमेंट कर रहे थे न्यू आप ले रहे हो ना पुराने की जगह, मस्ट बी सोली फॉर द यूज ऑफ क्लीनेंस। तो भाई आप जो भी नया वैसा बैट ले रहे हो भाई, आप क्लीनेंस के लिए लोगे ना अपने लिए, कोई लाइक आप ये बोलोगे भाई मैं अपने रेजिडेंशियल सिक्योरिटी में लगाऊंगा, बट वो मैं अपने उस नाम से लेता हूँ लेकिन आप घर में यूज करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होगी। आप क्लीनेंस के लिए लोगे जो भी आइटम आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट में परचेज में ले रहे हो। ओल्ड आइटम मस्ट नॉट बी अवेलेबल, रिप्लेस कब करेंगे जब ओल्ड मतलब अवेलेबल ना हो फॉर यूज या टू यूज, तो यूज करने लायक ना हो। एनी प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम ऑल ओल्ड आइटम्स, कुछ भी हमें ओल्ड आइटम्स को सेल करके रिसीव होता है, मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू रिप्लेसमेंट आइटम। तो उसका जो भी हमें सेल से हमें रिसीव होगा उस पुराने वाले आइटम का, उसका जो कॉस्ट है हमें कॉस्ट ऑफ न्यू, तो उस वो हम जब कुछ भी नया परचेज करेंगे उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, इसी एग्जांपल में मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको नया। मान लीजिए आपने 1000 का पाउंड का फर्नीचर लिया हुआ था, ठीक है, और आपने इसको अभी सेल कर दिया, जो भी आपका स्क्रैप बचा हुआ था 500 का, नहीं मान लीजिए 100 पाउंड का आपने इसको सेल कर दिया, ठीक है, 100 पाउंड का आपने न्यू लिया, आपने न्यू परचेज कर लिया आपने, मान लीजिए अभी इसी का ना सेम स्टैंडर्ड का 2000 का है, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड का, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने पहले परचेज फर्नीचर था नॉर्मल था, अब उसमें कोई अलग हाई क्वालिटी का या डिफरेंट लेवल का, सेम स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसी का प्राइस मान लीजिए अभी 2000 है, ठीक है, तो अलाउ कर देंगे। प्लस जो हमने पहले अब स्क्रैप में बेचा है, जो हमने जो भी सेव पुराने वाले प्रोसीडर हमें रिसीव हुआ है वो हम माइनस करके 1900 ही अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो ये लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जैसे ये 1000 का हमने परचेज किया है ना, तो ये जनरली क्वेश्चन में ना न्यू जो हम खरीद रहे हैं वो 1000 ही अलाउ करोगे क्वेश्चन के अंदर ना। मैं रियल लाइफ में तो ये बता रहा हूँ कि भाई वो पहले 1000 का था, उसका प्राइस है 2000, अब 2000 में अलाउ करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका 1000 ही होगा, मतलब नया वाला परचेज करोगे ना वो बता दिया जाएगा कि भाई कि पहले पुराना वाला 1000 का ही था, अब ये मैंने 2000 का लिया है, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं उससे बेटर क्वालिटी का आइटम लिया होगा, इसलिए ये 2000, ठीक है। तो एग्जाम वाले क्वेश्चन में 1000 ही अलाउ करेंगे। क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन ही आपको ऐसे दिखा दूंगा, कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। The reduction is restricted to the cost of purchasing an equivalent item of cost of original item। तो जो हम डिडक्शन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा टू द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एन इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल आइटम। तो जो ओरिजिनल आइटम है उसके इक्विवेलेंट हम कुछ खरीद रहे हैं, यानी सेम स्टैंडर्ड का हम खरीद रहे हैं, उतने कॉस्ट तक जो हमारा डिडक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, अलाउड होगा। एनी इंप्रूवमेंट लाइक अपग्रेडिंग सोफा टू सोफा बेड, आपने सोफा को अपग्रेड कर दिया सोफा बेड के साथ, है ना, तो सोफा के वुड बी लिमिटेड टू द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल सोफा। तो ओरिजिनल सोफा आपका जो आपका प्राइस था उसी अमाउंट वहीं तक हम अलाउ मतलब रिस्ट्रिक्ट होगा हमारा अलाउंस। although later if sofa bed is replaced by sofa bed then the REIT will be allowed। आपने सोफा की जगह अपने सोफा बेड आपने ला के रख दिया, ठीक है, तो हम सिर्फ सोफा का ही कॉस्ट है वो अलाउ करेंगे, ठीक है। जो बेड है वो सोफा बेड में जो सोफा का कॉस्ट अलाउ करेंगे, और जो सोफा बेड है जो एक्स्ट्रा आपने स्लैट डाउन लिया है उसका हम कॉस्ट अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम अब सोफा बेड को भी रिप्लेस करना है दूसरे नए सोफा बेड के साथ, तो हम वो उस समय सोफा बेड को हम अलाउ कर देंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी इनकम एक्रूवल बेसिस। तो आप अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कैश बेसिस पढ़ा है, एक बार एक्रूवल बेसिस में देख लेते हैं, लाइक कैश एक्सपेंडिचर हम अलाउ करते हैं ऑल दैट। An individual can elect to use accrual basis if they wish, and it must be used if property income receipt exceed 150,000। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कैश बेसिस यूज कर रहे हो या एक्रूवल बेसिस यूज कर रहे हो, है ना। कैश बेसिस में क्या होता है, जब आपका एक्सपेंडिचर अगर इस करंट टैक्स ईयर में आप एक्सपेंडिचर आपका लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट आप कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई उसकी ट्रीटमेंट इसी साल करंट टैक्स ईयर में होगा, ठीक है। लेकिन एक्रूवल में क्या होता है, चाहे आपका लाइक इस ईयर का जो आपका इस करंट ईयर का जो भी आपका एक्सपेंस है या इनकम है वो उसका ट्रीटमेंट हम इसी ईयर में करेंगे, चाहे वो रिसीव हो नेक्स्ट ईयर हो या चाहे किसी ने एडवांस प्रीवियस टैक्स ईयर में दे दिया हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से मतलब नहीं होता। इस साल वो एक्सपेंडिचर या वो इनकम हमारा होना चाहिए, उसको हम इसी साल ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये फर्क होता है जनरली, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, लाइक एक्रूवल या कैश बेसिस। बट हाँ, आप इट मस्ट बी यूज्ड इफ प्रॉपर्टी इनकम रिसिप्ट एक्सीड 150,000। अगर आपका 1.5 लाख पाउंड से ज्यादा का प्रॉपर्टी इनकम है तो आपको
फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको एक्रूवल बेसिस ही यूज करना पड़ेगा, समझ गए? तो एक 100,000 से अगर आपका इनकम कम है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपका इससे ज्यादा है, इस लिमिट से ज्यादा इनकम, तो आपको फिर एक्रूवल बेसिस ही यूज करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? तो आपके लिए जो लिमिट है वो 150,000 है, ठीक है? In exams, if question specifies then accrual, otherwise cash basis to be used. अगर क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि आपको अक्रूवल यूज करना है तो आप यूज करेंगे, नहीं तो हमेशा आप चाहे इनकम आपका 1,50,000 से कम हो या ज्यादा हो, आपको हमेशा कैश बेसिस यूज करना है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, समझ गए? अगर 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा, 150,000 से अगर ज्यादा इनकम भी है तो भी आपको कैश ही एग्जाम में यूज करना है, कैश बेसिस ही, जब तक क्वेश्चन में क्लियरली ना बोले कि एक्रूवल यूज करना है या फिर कैश बेसिस यूज नहीं करना है तब तक, ठीक है? इनकम अराइज इन करंट टैक्स ईयर शुड बी ट्रीटेड ओनली इन एक्रूवल बेसिस। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से, है ना, हर चीज को हम एग्जांपल से बेहतर समझ पाते हैं। हमारा करंट टैक्स ईयर है, करंट टैक्स ईयर, करंट, तो हमारा है ये 22, 20, 22 एंड 23। तो ये स्टार्ट होगा भाई यहाँ से, मान लेते हैं ये हमारा 6 अप्रैल, और ये हमारा 31 दिसंबर, ये हमारा 5 अप्रैल 23, ये आपको 2022 ही है और ये आपको 2022 ही है, ठीक? और ये मान लीजिए वो 1 जैन। देखिए हमारा करंट जो टैक्स ईयर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है? ये 12 मंथ्स हो गया। अब मान लीजिए लेकिन हमें ना लाइक हमें किसी बंदे ने जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का रेंट हमें दिया। क्या दिया हमें? रेंट दिया, ठीक? और रेंट कितना दिया हमें उसने? 12,000, ठीक? तो अब अगर मान लीजिए अगर हमारा एक्रूवल बेसिस है, एक्रूवल बेसिस हम यूज कर रहे हैं, तो मुझे बताइए आपका जो ये करंट टैक्स ईयर है वो 6 अप्रैल मतलब अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 5 अप्रैल तक का जा रहा है ना? तो मुझे बताइए जो ये इनकम है, जो हमारी इनकम है वो कितने महीने ड्यू होगा? लाइक 31 दिसंबर तक का उसने किराया दिया है हमें इस टैक्स ईयर में, है ना? पूरा 5 अप्रैल हो गया लेकिन 31 दिसंबर तक उसने हमें किराया दिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 12,000 मिले तो है, सही है ना? 12,000 मिले तो है, बट इसमें से ये अप्रैल से लेके दिसंबर, यानी टोटल अप्रैल से दिसंबर, अब 3 कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स, है ना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 9 महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 मंथ्स हो गए। 12 महीने का किराया इसने दिया तो 12,000, तो 1 महीने का 1,000 होगा, वैसे 9 महीने का 9,000 हो जाएगा। तो 3 महीने का जो किराया ये है वो हमारे इस करंट ईयर में, हमारे टैक्स ईयर में टैक्स नहीं होगा चार्जेबल, तो 3 महीने का हटा देते, 3 महीने हो जाएगा 3,000। तो इस हमारे ईयर में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हमारा इनकम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम, है ना? टैक्सेबल मतलब रेंट इनकम, रेंटल इनकम, जिसके लिए मैं रेंटल इनकम लिख देता हूँ, दैट विल बी बेटर, इसमें लिख देता हूँ रेंटल इनकम। अगर भाई मैं कैश बेसिस करूँ तो नो मैटर आपका कब का इनकम हो, रिसिप्ट कब हुआ है, मान लीजिए वो 31 दिसंबर को हुआ है, इस दिन हुआ है हमारा रिसिप्ट, ठीक? इस दिन हमें रिसिप्ट हुआ है, तो हम देखेंगे भाई ये इसी करंट ईयर में आपको मिला है कितने? 12,000, यानी 1 दिसंबर को, 31 दिसंबर को मान लीजिए उसने पेमेंट किया, तो हमारे करंट ईयर में रिसिप्ट हुआ है, कितने दिए उसने? 12,000। तो हमारे करंट ईयर का जो उसमें होगा, उसमें रेंटल इनकम हो जाएगा पूरे के पूरे 12,000, ठीक? तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन एक्रूवल एंड कैश बेसिस। समझ गए आप लोग? बहुत आसान था ना? चलिए, तो ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, एक बार हम एक्रूवल बेसिस को देख लेते हैं, ठीक है? इनकम अराइजेस इन करंट टैक्स ईयर शुड बी ट्रीटेड ओनली इन एक्रूवल, ये हो गया। इफ अ टेनेंट लीव विदाउट पेइंग रेंट, अगर मान लीजिए इस साल का कोई, मान लीजिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च का कोई रेंट हमें आना था लेकिन वो क्या हुआ? भाग गया हमारा रेंट, जो हमारा टेनेंट किराएदार वो भाग गया, इट विल बी इंक्लूडेड इन रेंटल इनकम।
तो भाई मजबूरी है, अब तो हमें देखिए अब क्या करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ना कोई बंदा भाग जाता है, ठीक है, कोई लीव कर जाता है, तो है ना, तो अब इसमें अब वो किराया मैं देता नहीं हूँ, तो हमें क्या 3,000 मान लीजिए पर महीने 1,000 था, तो 3 महीने का क्या होगा इनकम में शो करना पड़ेगा ना। हमें क्या ये 3 महीने का किराया भी हमें इस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अब हमें जो पैसे में, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 3,000 ना अब ये हमारे लिए क्या है, इरिकवरेबल है ना, इरिकवरेबल है। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन भाई अप्रूवल का तरीका तो यही है कि भाई आपको मिला हो या ना मिला हो, इस साल आपने कमा लिया है ना, अब वो कमाया हुआ हमारे पैसा वो लेके भाग गया, तो अब गवर्नमेंट ये कह रही है भाई कि ठीक है आपने 3,000 आपने कमा लिए हैं, लेकिन वो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको एक रिलीफ देंगे, ये जो 3,000 है ना, आप उसको इरिकवरेबल डेब्ट दिखा दो, इरिकवरेबल डेब्ट, ठीक है। अब 3,000 इनकम तो दिखाओ, लेकिन साथ में एक एक अलाउबल डिडक्शन भी ले लो 3,000 रुपए का, जो आपका लेके भाग गया बंदा 3 आपका पैसा, वो एक तरह से आप एक्सपेंस में आप डिडक्शन ले लो, ठीक है, समझ गए आप लोग जी। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है। If a tenant leave without paying rent, it will be included in rental income, तो आपके रेंटल इनकम में पहले लीजिए, बट रिकवरेबल डेब्ट कैन बी क्लेम्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस के नाम पे एक क्लेम लिख सकते हैं एक एक्सपेंस के रूप में, इम्पेयरमेंट लॉस या बैड डेब्ट के नाम पे उसका क्लेम ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस में। कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी लाइक क्लीनिंग इक्विपमेंट इज नॉट अलाउड एक्सपेंस, however capital allowance is allowable। तो चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम मोटर मोटर फाइनेंस कॉस्ट आर सेम एज कैश बेसिस, तो जो कैश लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ डोमेस्टिक आइटम आपको पता है ना कि जो हम इनिशियली परचेज करते हैं वो अलाउड नहीं करते, लेकिन हम रिप्लेसमेंट जो करते हैं वो सारे अलाउड करते हैं डोमेस्टिक में। जो मोटर या मोटर मतलब कार, तो कार का आपको पता है कि या तो जो आपका रनिंग कॉस्ट प्लस कार का कॉस्ट है वो सारा, या फिर जो हमें मोटर माइलेज वाला सिस्टम है जो हमने HMRC अप्रूव कर रखा है, उस तरीके से किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। या फाइनेंस कॉस्ट यानी आपने जो भी परचेज किया है बिल्डिंग लैंड सबका फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कमीशन या एजेंट फीस जो भी है, वो सारे तरीके हमने जो पढ़ा था, वो सारे कैश बेसिस के अंदर, कैश बेसिस में जैसे काम करते हैं वैसे ही एक्रूवल में भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है, तो सेम ही ट्रीटमेंट उसका इसमें भी होगा, एक्रूवल में भी कैश जैसा ही, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये इसको आज हम यहीं आने देते हैं इस चैप्टर इस पार्ट को। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, प्लस बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने में, तो थोड़ा सा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।